So, hello everyone. The article that we will analyze right now is this article that came in the Hindu newspaper for 8th February. And this article is a very interesting article, a little bit difficult, yes, but it's a very interesting article. This article is on digital trade juggernaut. मतलब डिजिटल ट्रेड के बारे में दिस आर्टिकल इज मेनली। एंड इस आर्टिकल के अंदर डब्ल्यू की बात हुई है, ट्रेड एग्रीमेंट्स की बात हुई है, डिफरेंट ट्रेड यूनियंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस की बात हुई है, इंटरनेशनली जो इंडिया के बाहर हैं उन सब की बात हुई है। तो बेसिकली दिस आर्टिकल टेल्स अस सिटिंग आउट ऑन ट्रेड नेगोशिएशंस कुड रिजल्ट इन कंट्री लूजिंग आउट ऑन अपॉर्चुनिटीज टू शेप द रूल्स। बेसिकली इफ़ वी हैड टू टेल यू, तो इस आर्टिकल में सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छी चीज़ बताई गई है कि despite the cancellation of 12th Ministerial Conference MCL12 Ministerial Conference 12, WTO की कॉन्फ्रेंस होती है ये MC12 जो होनी थी, जो नवंबर 30th टू 3rd दिसंबर को होनी थी, कोविड की वजह से वो डिजिटल हो गई। Digital trade negotiations continue. Digital trade negotiations continue their ambitious march forward. मतलब ये कॉन्फ्रेंस नहीं हुई बट डिजिटली जो ट्रेड नेगोशिएशंस थे वो चलते रहे। ऑन डिसम्बर 14th को ऑस्ट्रेलिया, ये कंट्रीज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जापान ऑस्ट्रेलिया जापान एंड सिंगापुर, Australia, Japan, and Singapore, co-conveners of the Plurilateral Joint Statement Initiative JSI। तो इनका है JSI, दैट इज अ प्लूरीलेटरल, मतलब बहुत सारे, इसके अंदर तीन है ना, अगर दो कंट्रीज इन्वॉल्व होती है तो बायलेटरल होता है, अगर तीन से ज़्यादा हैं तो प्लूरीलेटरल। Plurilateral Joint Statement Initiative JSI is Joint Statement Initiative on e-commerce welcomed the substantial progress made at the talks over the past 3 years and stated that they expected a convergence on more issues by the end of 2020। मतलब इन तीन कंट्रीज ने, ऑस्ट्रेलिया जापान एंड सिंगापुर, जिन्होंने JSI बनाया, जो JSI इज जॉइंट स्टेटमेंट इनिशिएटिव ऑन ई कॉमर्स, ये बनाया, इसके दे वर टॉकिंग, दे वर हैविंग डिजिटल ट्रेड नेगोशिएशंस। तो अब इसके अंदर हम समझते हैं कि व्हाट इज़ हैपनिंग विद इंडिया। अब इंडिया क्या है, इवन दो द JSI मेंबर्स अकाउंट फॉर ओवर 90% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड, मतलब JSI के अंदर जो कंट्रीज हैं वो 90% ग्लोबल ट्रेड को कंट्रोल करती हैं। द इनिशिएटिव वेलकम्स न्यूअर एंट्रेंट्स, ओवर हाफ ऑफ द WTO मेंबर्स फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज कॉन्टिन्यू टू ऑप्ट आउट ऑफ दिस नेगोशिएशंस। तो अब हमें दिख रहा है कि JSI में से जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं लाइक इंडिया एंड साउथ अफ्रीका, ये ऑप्ट आउट कर रही हैं। इसमें से क्यों कर रही हैं, इसका रीज़न बता रहे हैं। दे फियर बीइंग आर्म ट्विस्टेड इनटू एक्सेप्टिंग ग्लोबल रूल्स दैट कुड एटियोलेट डोमेस्टिक पॉलिसी मेकिंग एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या होता है जब डेवलपिंग कंट्रीज एंड डेवलप्ड कंट्रीज आपस में बैठ के ट्रेड नेगोशिएशंस करती हैं, मोस्टली क्या होता है, जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं उनके फेवर में रूल्स बनाए जाते हैं, बिकॉज दे डेवलप्ड कंट्रीज मोस्ट इन नंबर होती हैं, हाईली पावरफुल होती हैं, कंट्रोल 90% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड। बट डेवलपिंग कंट्रीज आर स्टिल एट पार बट दे कैन नॉट कॉम्पीट विद देम। सो इसलिए दे फियर कि हो सकता है अगर हम इस ट्रेड एग्रीमेंट में घुस गए, then we have to then we have to lose on our economic and domestic growth। बट एक कंट्री के लिए ये दोनों चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। फॉर एनी मार्केट टू सर्वाइव, द इकोनॉमिक एंड द डोमेस्टिक मार्केट्स नीड टू बी थ्राइविंग। तभी हमने स्टार्ट किया था आत्मनिर्भर भारत, क्योंकि वी वर सो मच डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्रीज फॉर रॉ मटेरियल्स प्रोडक्ट्स दैट वी वर लिटरली पैरालाइज्ड ऑन एन एक्सेस, कि हमें अगर चीज़ें चाहिए तो बाहरी कंट्रीज से परमिशन, बाहरी कंट्रीज की जितनी भी डिमांड्स हैं उनको मानना पड़ रहा है। दिस इज़ वेरी वीक, इज़ अ वेरी वीक साइन फॉर अ कंट्री। दैट इज़ वाई हमने आत्मनिर्भर भारत शुरू किया था, टू अंडरस्टैंड एंड टू डेवलप आर इकोनॉमिक एंड आर डोमेस्टिक ग्रोथ।
सो इसके अंदर नेक्स्ट थिंग है, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका हैव लेड द रेजिस्टेंस एंड बीन द जीएसआई's मोस्ट वोकल क्रिटिक्स। तो इंडिया एंड साउथ अफ्रीका, सिंस हम डेवलपिंग कंट्री हैं, वी नो कि डेवलप्ड कंट्रीज अपने फेवर में ही लॉज और रूल्स को बनाएंगी, दैट इज वाई वी आर द मोस्ट वोकल क्रिटिक्स फॉर दिस। From developed world to jump onto GSI bandwagon largely through coherent legal augmentation against the GSI and a long-term developmental vision. इंडिया हैज़ thus far resisted pressures from the developed world to jump। तो इंडिया ने रजिस्ट किया है प्रेशर को फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज टू जंप ऑन दिस जीएसआई वैगन। जो सारी कंट्रीज जिस पे जा रही हैं, इंडिया नहीं जाना चाहता उस पर, बिकॉज इट नोज उसके लिए क्या बेटर है एंड उसकी कंट्री के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। वी एज सिटीजन्स नो वॉट इज़ बेस्ट फॉर अस एज अ कंट्री। सो दैट इज़ वाई हम जीएसआई का पार्ट नहीं बने अभी तक। इसके अंदर लास्ट में उन्होंने कहा है, कैन इंडिया टेलर इट्स एंगेजमेंट विद द डब्ल्यूटीओ टू बेटर अकोमोडेट इट्स इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट। दिस इज अ क्वेश्चन, क्या इंडिया इंडिया बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस की पॉलिसीज को अपने फेवर में कर सकती है। सो दैट इज द क्वेश्चन दैट इज बीइंग आस्क्ड। ग्लोबल रूल्स ऑन डिजिटल ट्रेड, द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एमर्ज्ड इन। अब ये डब्ल्यूटीओ के बारे में इंट्रो भी देते हैं। सो डब्ल्यूटीओ के बारे में इंट्रोडक्शन क्या है, इन अ लार्जली एनालॉग वर्ल्ड इन 1994 में इस्टेब्लिश हुआ। डब्ल्यूटीओ, आई विल टेक दिस अप विद रेड, ऑल राइट। डब्ल्यूटीओ सबसे पहले 1994 में इस्टेब्लिश हुआ। इट वॉज ऑन द सेकेंड मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 1998 में। सेकेंड, हम किसकी बात कर रहे हैं, MC 12 की। ये बात हो रही है सेकेंड MC 2 की। Ministerial conference that members agreed on core rules for e-commerce regulation। MC2 में core rules for e-commerce regulation, a temporary moratorium मतलब taxes नहीं लगते। A temporary moratorium was imposed on custom duties relating to electronic transmission of goods and services। तो मतलब इन्होंने डिसाइड किया MC2 के अंदर कि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एंड सर्विसेज, GS कर देते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज जो कंट्री के बीच में ट्रांसफ़र होंगे उस पर कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। अब कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी तो आपको समझ में आना होगा कि हमारी जैसी डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया के लिए क्यों दिस इज़ नॉट इन फेवर। दिस मोराटोरियम हैज़ बीन रिन्यूड कंटिन्यूसली टू कंसिस्टेंट ऑपोजिशन फ्रॉम इंडिया एंड साउथ अफ्रीका। हमारी दो कंट्रीज इसको अपोज कर रही हैं, बट ये मोराटोरियम अभी लगे जा रहा है। अब क्यों हम अपोज कर रहे हैं, दे आर्ग्यू दैट मोराटोरियम इम्पोजेस सिग्निफिकेंट कॉस्ट ऑन डेवलपिंग कंट्रीज एज दे आर अनेबल टू बेनिफिट फ्रॉम द रेवेन्यू कस्टम ड्यूटीज वुड ब्रिंग। तो जो रेवेन्यू कस्टम ड्यूटीज लेके आएंगी वो नहीं मिल पाएंगी हमें, बट एज अ कंट्री हमें एक एक पेनी जो होती है, जो हमने लगाई हुई है अपने सामान को बनाने में, वी नीड दैट। सो दैट इज़ वाई हम इसका पार्ट नहीं बने। द मेंबर्स ऑल्सो एग्री टू सेट अप वर्क प्रोग्राम द जनरल काउंसिल 4 issues पे ई कॉमर्स अक्रॉस 4 issues एरियाज। द जनरल काउंसिल गुड्स सर्विसेज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड डेवलपमेंट। Frustrated by the lack of progress in 2 decades that followed, 70 members brokered the GSI in December 2017। GSI बना दिसंबर 2017 में। हमने कहाँ लिखा था ये, जस्ट अ मिनट, यस, दिसंबर 2014 में ये 3 कंट्रीज थी। दिसंबर 2017 में 70 कंट्रीज ने, 70 कंट्रीज ने GSI बनाया, फॉर्म किया 70 मेंबर्स, बिकॉज वो परेशान हो गए थे WTO जो लैक ऑफ प्रोग्रेस नहीं हो रही थी उसके अंदर। दिसंबर 2017 में GSI बना टू इनिशिएट एक्सप्लोरेटरी वर्क ऑन द ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ कॉमर्स। सेवरल कंट्रीज इंक्लूडिंग डेवलपिंग कंट्रीज साइंड अप इन 2019 डिस्पाइट होल्डिंग कॉन्ट्ररी व्यूज टू मोस्ट GSI मेंबर्स ऑन की इशूज। तो ये GSI का इंट्रोडक्शन भी दिया है यहाँ पे। Surprise entrants China and Indonesia argued that they sought to shape the rules from within the initiative rather than sitting on the sidelines। तो वी नो कि चाइना और इंडोनेशिया भी अब इसके पार्ट हैं।
India and South Africa have rightly pointed out that the GSI contravenes the WTO's consensus. WTO's consensus based framework where every member has a voice and a vote regardless of economic standing. तो जो GSI है वो WTO के रूल से बिल्कुल ही ऑपोजिट है, बिकॉज यहाँ पे मेरे ख्याल से व्हाट आई बिलीव द ऑथर इज सेइंग कि इट डज नॉट प्रोवाइड दैट वॉइस एंड दैट वोट जो WTO प्रोवाइड करता था, बिकॉज सिंस इट वॉज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेनी कंट्रीज दैट वर इन्वॉल्व। तो बेसिकली अब इन्होंने बोला कि अनलाइक द General Council World Program which India and South Africa have attempted to revitalize, मतलब इंडिया और साउथ अफ्रीका अपने आप ही जो जनरल काउंसिल ऑफ वर्ल्ड प्रोग्राम GNWP को रिवाइव करने का ट्राई कर रहे हैं. In the past year, the GSI does not include all WTO members for the process to be legally valid. The initiative must either build consensus or negotiate a plurilateral agreement outside the aegis of WTO. तो अब इंडिया एंड साउथ अफ्रीका पोजिशनिंग स्ट्राइक्स a chord at the heart of the global trading regime. How to balance the sovereign right of states to shape domestic policy with international obligations that would enable them to reap the benefits of global trading system. तो मतलब हमारे सामने दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज कि मतलब ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम का भी बेनिफिट मिले और हम जो हैं अपनी डोमेस्टिक पॉलिसी को इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस के बिना कैसे फ्रेम कर पाएँ सो दैट इट कुड बेनिफिट आवर कंट्री. अब इसमें जो एक वन सच इशूज़ कंसर्निंग इंटरनेशनल रूल्स फ्री फ्लो ऑफ डेटा, इसमें ना डेटा का एग्जांपल बहुत अच्छा दिया गया है, तो आप इसको ले सकते हो. फ्री फ्लो ऑफ डेटा अक्रॉस बॉर्डर्स, ठीक है. सेवरल कंट्रीज बोथ विद इन एंड आउटसाइड द GSI have imposed data localization mandates that compel corporations to store and process data within territorial borders. मतलब जो डेटा हर सिटीजन का होता है वो उसके कंट्री के अंदर ही रहना चाहिए. दिस इज़ अ की पॉलिसी प्रायोरिटी फॉर इंडिया, मतलब दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया. सेवरल पेमेंट कार्ड कंपनीज इंक्लूडिंग मास्टर कार्ड और अमेरिकन एमेक्स जो थी वर प्रोहिबिटेड फ्रॉम इशूइंग न्यू कार्ड्स फॉर फेलियर. मतलब एमेक्स और मास्टर कार्ड ऐसा नहीं कर रहे थे, दैट्स वाई दे वर प्रोहिबिटेड फ्रॉम इशूइंग अ न्यू कार्ड टू कंप्लाई विद 2018 फाइनेंशियल डेटा लोकलाइजेशन डायरेक्टिव फ्रॉम RBI. तो 2018 का ये फाइनेंशियल डेटा लोकलाइजेशन डायरेक्टिव को फॉलो नहीं कर रहे थे, दैट इज़ वाई इनको नए कार्ड इशू करने से मना कर दिया था. From the RBI, the JPC, the Joint Parliamentary Committee on Data Protection, recommended stringent localization measures for sensitive personal data and critical personal data in India's data protection legislation. मतलब हमारा जो है डेटा को प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ वाई JPC जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है उसने भी यही बोला है कि लॉज ऐसे होने चाहिए. However, for nations and industries in developed world looking to access new digital markets, these restrictions impose unnecessary compliance cost. अब जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, अब देखो क्या होता है, डेवलप्ड कंट्रीज मोस्टली हैव ऑल द एप्स एंड FB, फेसबुक, गूगल, एप्पल, इसको हम बोलते हैं AGF ऐसे कुछ करके बोलते हैं. दीज आर द बिग 4 and 5 कंपनीज. अब इन IT कंपनीज एंड टेक कंपनीज को डेटा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है एंड मोस्ट ऑफ दीज आर लोकेटेड इन डेवलप्ड कंट्रीज. तो अब क्या है, व्हेन दे लुक इनटू द मार्केट, अब जो इंडिया में मार्केट बनी है दे वांट टू गैदर दैट डेटा, बट इनको अगर वो डेटा चाहिए तो इनको स्टोर भी यहीं पे करना पड़ेगा बिकॉज दे वोंट बी अलाउड टू टेक इट आउटसाइड. अननेसेसरी, अब इनके लिए ये चीज़ अननेसेसरी कंप्लायंस कॉस्ट ला के आती है, दैट इज़ वाई arguably hampering innovation and supposedly amounting to unfair protectionism. ये इनका कहना है, जो इनकी लॉबीज हैं ये कह रही है कि दिस इज अनफेयर प्रोटेक्शनिज्म. देयर इज सिमिलर डिसएग्रीमेंट रिगार्डिंग डोमेस्टिक लॉज मैंडेट द डिस्क्लोजर ऑफ सोर्स कोड. अगला एग्जांपल है सोर्स कोड का. जो सोर्स कोड होता है किसी वेबसाइट का, इट टेल्स अस कि वो वेबसाइट के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स हैं. Developed countries believe that this hampers innovation, whereas developing countries
बिलीव इट इज़ एसेंशियल फॉर एल्गोरिदमिक ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस। मतलब हमें पता होना चाहिए उनके सोर्स कोड में क्या है यार, कोई हमारा डेटा कुछ ऐसा तो नहीं ले रहे, या फिर कुछ ऐसा वायरस तो नहीं है उनके सोर्स कोड के अंदर, ताकि हमारे सिटीजन्स अगर यूज़ करें उसे तो डू नॉट दे डू नॉट एंड दे कैन नॉट बी, मतलब उनको बार्गेनिंग चिप नहीं बनाया जाए। विच वॉज अनदर की रिकमेंडेशन ऑफ द जेपीसी रिपोर्ट इन दिसंबर 2021। जो जेपीसी की रिपोर्ट दिसंबर 2021 उसकी ये था, उसकी रिपोर्ट के अंदर आया गया था कि सोर्स कोड भी आपको देना पड़ेगा। दिस इज द जेपीसी रिपोर्ट, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट। इंडिया के पास अब क्या चॉइसेस हैं? थ्रू नरेटिव बिल्डिंग एंड पॉलिटिकल एंड इंडस्ट्रियल लीडर्स अलाइक, डेटा सोवरेनिटी इज चैम्पियन एज मीन्स ऑफ रेजिस्टिंग डेटा कलोनियलिज्म। डेटा कलोनियलिज्म का मतलब है हमारा डेटा जब उनके पास जाता है तो दे डू वॉट एवर दे वॉन्ट टू डू विद आर डेटा, बट द डेटा, आर डेटा इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर देम। तो उनको ये नहीं देना, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ डेटा कलोनियलिज्म, कि वो हमें डेटा के बेसिस पे कॉलोनाइज ना कर पाए। द एक्सप्लॉयटेटिव इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस एंड इंटेंसिव लॉबिंग ऑफ सिलिकॉन वैली companies. Policy making for India's digital economy is at a critical juncture. Surveillance reform, personal data protection, एक दो, algorithmic governance, non-personal data regulation must be galvanized through evidence insights. 5, तो ये बोल रहे हैं कि जितना डेटा हो रहा है, मतलब सर्वेलेंस जैसे जितना डेटा आ रहा है, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन से जितना प्रोटेक्शन हो रहा है, एल्गोरिदम से जितनी गवर्नेंस हो रही है, नॉन पर्सनल डेटा जो रेगुलेट हो रहा है, वो सारा हमें यूज़ करना चाहिए फॉर एस्पायरिंग लोकल बिजनेसेस एंड नॉट जस्ट एस्टैब्लिश लार्ज प्लेयर्स। तो बिकॉज ये डेटा बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा कंपनीज को ग्रो करने में, दैट इज़ वाई हमें अपने लोकल प्लेयर्स को भी ये डेटा प्रोवाइड करवाना चाहिए। Hastily signing trading obligations could reduce the space available to frame appropriate policy. But sitting out on trade negotiations will mean that digital trade juggernaut will continue unchecked. तो बेसिकली ये क्या कह रहे हैं कि देखो यार, अगर आप किसी कमेटी से बाहर बैठने की बात करते हो तो ठीक है, यू कैन वोकलाइज दैट यू आर अगेंस्ट दैट कमेटी, बट द प्रॉब्लम इज कि जो उस कमेटी के डिसीजंस होंगे या जो पॉलिसीज वो फ्रेम होंगी, आप उसका भी पार्ट नहीं होगे। सो वॉट द ऑथर वॉन्ट्स टू से इज एक्चुअली यू कैन लॉबी अगेंस्ट द डिसीजंस, बट कम से कम आप पॉलिसी मेकिंग में तो वहाँ बैठो ताकि योर वॉइस कैन बी हर्ड एंड वॉट यू वॉन्ट कैन बी नोन टू देम। Agreements such as Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). This is a very important RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership, and Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTTP). Comprehensive and Progressive Agreement CPTPP, Pacific Partnership. India could risk becoming an unwitting standard taker in the already fragmenting trading regime and lose out on opportunities to shape these rules instead. तो वही कि आप पॉलिसी मेकिंग में भी बैठ सकते हो बट आप नहीं बैठ रहे हो बिकॉज बिकॉज वी आर अगेंस्ट देम। ऑल्टरनेटिव्स, द ऑथर इज टेलिंग अस व्हाट आर द ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल, कि नेगोशिएशंस एग्जिस्ट करते हैं। नेगोशिएशंस का मतलब ये नहीं होता कि हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। For example, exceptions to digital trade rules such as legitimate public policy objective or essential security interest could be negotiated to preserve policymaking where needed while still acquiescing to the larger agreement. Further, any outcome need not be all or nothing arrangement, मतलब हर outcome हमें all or nothing arrangement की तरह नहीं देखना। Taking a cue from the Digital Economy Partnership Agreement DEPA, Digital Economy Partnership Agreement between Singapore, Chile and New Zealand. ये इसका pronunciation, I'm sorry, I'm forgetting, I don't know how to pronounce it's, whether it's Chile or Chile, I don't know, I'll look it up. India can push for a framework where countries can pick and choose
modules with which they wish to comply. मतलब एक बेसिकली एक कस्टमाइज्ड रूल बुक की तरह यहाँ पे बन सकता है, जिसके अंदर हमें जो पॉलिसी ठीक लग रही है अपनी कंट्री के लिए, वी कैन पिक दैट एंड वी कैन नेगेट द पॉलिसीज विच वी फील दैज आर नॉट फॉर हर कंट्रीज। एंड जैसे जैसे हम लोग एमर्ज कर रहे हैं एज अ डेवलप्ड कंट्री के फॉर्म में, हम वो पॉलिसीज 1 2 3 को एक्सेप्ट करते हुए चलेंगे। So this is what the finally the author says. Despite its failings, the WTO plays critical role in global governance and is vital to India's strategic interest. Negotiating without surrendering domestic policy making holds in the key to India's digital future trends. मतलब the author wants कि हम कम से कम negotiate करें और surrender ना करें. So negotiate without surrendering इज़ वॉट द ऑथर इज सेइंग कि हर बार नेगोशिएशन का मतलब ये नहीं होता कि हम लोग सरेंडर कर दें, बट हम कम से कम पॉलिसी मेकिंग में एक पार्ट बन सकते हैं। सो दिस वॉज द आर्टिकल एंड आई बिलीव दिस वॉज अ लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स आर्टिकल टू अंडरस्टैंड, बट इसके अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे RCEP, CPTPP एक है, डीपा है, देन JIC है, कंट्रीज़ हैं JIC की। सो दोज आर समथिंग दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। WTO के बारे में जो बताया है वो इम्पॉर्टेंट है। JSI था वो, यस। सो आई बिलीव ये कुछ पॉइंट्स हैं जो इसमें से आ सकते हैं, अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं, दीज आर गुड पॉइंट्स दैट यू कैन elaborate on in your answers for trade agreements and India's position in international markets. And that's it. That was it. Thank you everyone for staying this long and all the best for exams. Do share and subscribe the video if you liked it, and recommend us if you have any recommendations in the comment section. We welcome your opinions. Thank you so much everyone for staying here. Thank you.